हेलो गाइस, वेलकम। मैं विकास सिंह। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ पर्सनली कि आज जैसे आपको पता है 5 सितंबर टीचर डे है, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट बॉक्स में देख करके, पर्सनली इनबॉक्स में सारे बच्चों ने हैप्पी टीचर्स डे सर, इतने सारी वीडियोस बनाए, कोलाज बनाए, बहुत ही बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। आप जो भी, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। हम जो भी कुछ करते हैं आप लोगों के लिए ही करते हैं, और जब आप लोगों से फीडबैक मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक्स, हैप्पी टीचर्स डे। मैं भी हैप्पी टीचर्स डे टू माय सीनियर टीचर्स, जिनसे मैंने पढ़ा है, मेरे फादर मदर जैसे मैंने सीखा है, मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं विकास सर हमेशा की तरह नौ टॉपिक के साथ, जो मेरा टॉपिक है रिलेटेड है क्लास 10th, ठीक है, और क्लास 11। यहाँ दोनों में टॉपिक आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं केमिकल। आज इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, एक एक चीज समझेंगे। आई होप इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड या क्लास 10 के स्टैंडर्ड से भी बिल्कुल कंप्लीट, बल्कि हम और क्लास 11 के स्टैंडर्ड से भी 50 और 90% कवर यहां से हो जाएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमारे पास होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। स्टार्ट करने से पहले दो चार चीजें छोटी छोटी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों जरूरत पड़ी बॉन्ड बनाने की। तो अगर मैं आपको यहाँ पर से हाईलाइट अगर मैं यहाँ पे बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। सबसे पहला बॉन्ड क्या है। बॉन्ड अगर मैं बोलूं तो कोई भी दो एटम, अब एटम कुछ भी ले सकता हूं मैं, जब एटम आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? केमिकल बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप के, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के। तो मैं जैसे आपको बता रहा था केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, कभी भी दो एटम्स जिस फोर्स के कारण आपस में कंबाइन होते हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड, और यहाँ पर हम उसे देते हैं केमिकल बॉन्ड। इसके टाइप्स में आगे डिटेल करूंगा, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखना चाहिए, एनर्जी और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको जरा समझना है। एनर्जी और स्टेबिलिटी, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्ड, क्यों एटम को आपस में आकर के चिपक करके कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत पड़ी। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, एनर्जी और स्टेबिलिटी। कोई भी चीज है, अगर एटम है रैंडमली मोशन करता रहता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। जब वो किसी दूसरे एटम के साथ आता है, कंबाइन होता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कम होने के बाद उसका रैंडम मोशन है वो कम हो जाता है। इसका मतलब वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर चुका है। तो कुछ समझ में आया यहाँ पे, अगर मैं एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा एनर्जी अनस्टेबल, क्लियर हो रहा है ना, और लेस एनर्जी, अगर एनर्जी क्या है लेस है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। और ये लेस स्टेबिलिटी कब होगी, लेस एनर्जी कब होगी, स्टेबल कब होगा? जब कोई एटम्स रैंडमली मोशन कर रहा है, जब ये लग गया तो अब इसका मोशन कम हो गया, एनर्जी कम स्टेबिलिटी। तो समझे क्यों जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्ड की। यहां से हमने समझ लिया एनर्जी स्टेबिलिटी। अब एक आगे और चीज हम पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी जो है यहां पर से आपका आ जाता है ऑक्टेट रूल। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ऑक्टेट रूल ये हमारे पास 10th में 9th में फर्स्ट टाइम आता है। ऑक्टेट रूल क्या है? इसको जो सबसे पहले हमारे सामने रखते हैं, ये लगा था कॉसेल और लुईस। इनकी अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेबिलिटी आप बता रहे हो कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो यहां हम बात करते हैं नोबेल गैसेस की। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो नोबेल है, जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नोबेल गैस इनर्ट गैसेस की स्टेबिलिटी कौन सा थे? 18 ग्रुप वाले। ठीक है ना, कौन कौन से थे? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये जितने भी आपके पास थे ये सारे के सारे हैं नोबेल गैसेस। अब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि ये क्या है? अनरिएक्टिव है। अब ये अनरिएक्टिव क्यों है? क्यों जल्दी से रिएक्ट क्यों नहीं पूरा कर रहे? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये देखा गया कि नोबेल गैसेस क्या है? अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, या मैं इनको एक ही वर्ड दे दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो वो एटम्स ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ
अप्रोच करता है, मोर स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू जब तक कि उसके पास ऑक्टेट उसके पूरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल क्या है? टू अचीव और गेन एंड टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। एक्सेप्शनल केस है हीलियम का छोड़ करके, और देखेंगे किसी का 2 भी हो सकता है, अदरवाइज हर एटम अपने आप को 8 की तरफ लेकर के जाता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो यहां से हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, एनर्जी, स्टेबिलिटी का, केमिकल बॉन्डिंग का, टाइप्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ऑक्टेट का पूरा रूल ये मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और छोटी सी हमें यहाँ पे सीखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स की बात करूंगा, ये मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा, फिर भी केमिकल बॉन्ड तो आपने एक रफ स्केच में याद रखना है कि 2 टाइप्स के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आयनिक बॉन्ड है और एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड हमको यहाँ पे स्टडी करने को मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो ये मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट की तरफ जाता है हर एटम, वो क्यों जा रहा है ऑक्टेट की तरफ, कितने तरीके से जाएगा, देखो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है 8 कंप्लीट करने की तरफ अप्रोच करेगा। इसके पीछे 3 कारण, 3 चीजें लेकर के अपने इलेक्ट्रॉन को 8 करेगा। जैसे या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, हो सकता है उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो, या आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अंदर वाली सेल के 8 इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करे, या हो सकता है वो गेन करे, या फिर गेन करने के बाद सपोज उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन बना ले, या लास्ट में आपको बोल रहा हूं थर्ड है, वो किस तरीके से ऑक्टेट को अचीव कर सकता है, या फिर वो क्या करे, शेयरिंग करे कि वही 7 है उसके पास भी 7 है, दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन के 1-1 है, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तब जाकर के बीच में बॉन्ड भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो देखने को मिल गया कि इन 3 चीजों से काम बनता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये 3 चीजें आयनिक बॉन्ड बनाती हैं अगर वो क्या करेगा, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 चीजें या तो लूज करके या गेन करके ऑक्टेट की तरफ भाग रहे हैं, तो उस तरीके से बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा हमारा आयनिक। क्लियर हो? अगर वो शेयरिंग या ट्रांसफर, जैसे शेयरिंग करे, ये तो ट्रांसफर का हो गया इधर वाला केस, अगर वो शेयरिंग करके अपने को ऑक्टेट की तरफ लेकर के जा रहा है, तो वो जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा केमिकल। इज इट क्लियर? ये आयनिक बॉन्ड एक प्लस और माइनस देता है, मतलब आयंस प्रोवाइड करता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स और आपको कंपाउंड बना कर देंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, ये नॉन पोलर होता है। जो पॉजिटिव वाला है इसको हम बोलेंगे कैटायन, जो नेगेटिव वाला है इसको हम बोलेंगे एनायन। कुछ समझ में आ रहा है? पूरा मैं आपको डिटेल से लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि जब मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सब चीजें यहाँ से लेकर के चल रहे हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्डिंग की। तो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव बनाएगा कैटायन, जो नेगेटिव होगा वो एनायन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव की। ठीक है, तो यहां से मैं लेकर के चल रहा हूँ, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या है इसको हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे, दोनों का कंपैरिजन डिफरेंस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक आयनिक बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया डेफिनेशन दी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो मैंने ये लाइन लिखी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, क्यों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अचीव का एटम ऑक्टेट अचीव 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए वो ट्रांसफर कर रहा है इन 3 चीजों से। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्ड के कुछ हम एग्जांपल देंगे। उससे पहले ये समझना, जो मैंने यहाँ पर आपको एनायन ये आयंस वाला छोड़ा था, मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि अब इसका पार्ट आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया, 2 आयंस आपस में लगेंगे। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन और नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, मतलब अगर एक एटम को अगर आप ब्रेक करते हो कि किस तरीके से आया, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव आयन का एग्जांपल देता हूँ। ये क्लासेस का डिटेल में मैंने अपने 9th क्लास के लेक्चर में जब मैंने आयंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने उसको और डिटेल से समझा रखा है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव आयन की। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव आयन किससे बनता है? ये एटम से बनता है। एटम अपने आप को 2 टाइप में तोड़ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और एक तोड़ रहा है अपने आप को नेगेटिव आयन। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं पहले पॉजिटिव को क्लियर कर दूं। देखो क्यों पॉजिटिव आयन क्या है इनको समझेंगे, नेगेटिव आयन क्या है। तो पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं। क्लियर हो गया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सोडियम। ये है सोडियम, आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है 2 8 1 11। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस को अप्रोच करेगा, जो उसके सबसे पास वाली नोबल गैस होगी, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा। या मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, ये अपने आप को ऑक्टेट की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोडियम लिख रहा हूँ, चार्ज कुछ नहीं लगा रहा उसके ऊपर। आप मुझे बताओ 281, ठीक है। तो क्या ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अंदर वाले सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखा देगा। तो 7 लेना इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया 4 से ज्यादा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। 4 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज मीन्स यहां पर आप -1 इलेक्ट्रॉन, या उधर की तरफ प्लस लगा, एक ही बात है। लूज करने के बाद जो ये यहां दिखाएगा, ये दिखाएगा 2, 8, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। किसको दिया, सामने वाले को दूसरा एटम रहा उसको दे दिया होगा। फिलहाल इतना समझ। एक चीज और समझ लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने हैं, और इसमें चार्ज कितना है। तो देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये जनरल नॉलेज की बात है, मैंने आपको बताया। इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये सी बात होगी 11। चार्ज अब देखो, प्लस की 11 माइनस की 11, 11 माइनस 11 0, तो चार्ज का 0 निल। तो इतना तो अब यहां से क्लियर हो चुका है आयंस की तरफ। इसको समझो, सोडियम का है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन अभी लूज हो रखा है, दूसरे एटम के साथ चला गया है। इतना बता, यहां से अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 10। समझ में आ रही ना। प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो न्यूक्लियस में होता है, हमेशा टेक पार्ट इलेक्ट्रॉन करता है, वो भी आउटरमोस्ट सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं, जितने पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो 11 प्लस का माइनस का 10, आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, मतलब प्लस। तो जो सोडियम के ऊपर प्लस का 1 है, इसी को मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ 1 प्लस, या फिर डायरेक्ट आप प्लस भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखना पहले नंबर ये 1 को दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट Na पॉजिटिव। तो समझ आया आपको किस तरीके से हम एक एटम से पॉजिटिव आयन की तरफ गए, और सोडियम आयन किस तरीके से पॉजिटिव है, इसी तरीके से नेगेटिव का एग्जांपल ले लूंगा। क्लोरीन का यहाँ पर करके दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे सपोज क्लोरीन में होते हैं 7287, इसको समझोगे मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ। अच्छा, ये कौन सा नोबल गैस की तरफ गया नियरेस्ट, 2 और 8, 10 किसका नंबर होता है, नियॉन का, तो चला गया ना नियॉन की तरफ, क्लियर है। तो सोडियम अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ अप्रोच करता है अपने ऑक्टेट को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये भी स्टेबल है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इससे ज्यादा स्टेबल आपका। और बात करूं 287 की, तो 287 में ये क्या करेगा, 7 लूज तो करेगा नहीं, ये आसानी से किसी के 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, लूज, और यहाँ पर गेन हो रहा है। तो जैसे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर भी देखते हैं, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, 288, चला गया ना। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, 18 आर्गन की तरफ चला, ये तो हमारा बोलता ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब फटाफट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और चार्ज यहाँ पर जरा देख लेते हैं, है ना। वहां पर भी ये चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसमें चार्ज। तो उसके बाद हम उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे क्लोरीन के। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम हमेशा, आयन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का माइनस। अभी चेक करेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और चार्ज इसका टोटल 0। लेकिन जब मैं इसके आयंस की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो गया 18, प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती 17, तो माइनस का 18 प्लस का 17 आपको ऑब्वियसली पता माइनस का होगा, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। और जिसके ऊपर एटम के ऊपर माइनस का चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरीन आयन, या फिर क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर बढ़ जाता है क्लोरीन, उसमें आ गया। जैसे वो अपनी पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है तो वहां पे क्लोराइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, इस तरीके से उसे अब दूसरी चीज, इसमें माइनस का तो वही चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब दिखा रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, प्लस वाला दिखा रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब वो आयंस क्या है, कैसे बनते हैं, आपकी अच्छे से समझ में आयंस समझने के बाद मैं बोलूंगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, दो अपोजिट आयंस से मिलने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि भैया एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये क्लियर हो गया।
तो आयनिक बॉन्ड की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, पॉइंट की बात करूं, तो मैं अगर पॉइंट 1 बोलूं, आप समझ गए कि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्टिव मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये क्या है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक पॉइंट तो ये आ गया, मिल गया। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, अब आप देखो पॉजिटिव आयन ये सोडियम है, सोडियम आपको पता है मेटल है, अब क्लोरीन है 17 ग्रुप है, नॉन मेटल है। तो यहां से जनरल चीज निकल के आ गई, ये आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा, पहले तो ये बता दो कि जो पॉजिटिव आयन जब भी बनेगा हमेशा मेटल से बनेगा, नेगेटिव आयन जब भी बनेगा हमेशा नॉन मेटल से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। इसी के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो मैं यहां से एक सीधी सीधी बात कह सकता हूं कि जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, फॉर्म बाय मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ ना? तो ये चीज मैं स्टार्टिंग में दिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले ये चीज क्लियर करी जिससे कि आप ये वाली जो 2 लाइनें आसानी से समझ जाओ। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पर आपस में मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सोडियम क्लोराइड से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन इसका बता देता हूँ। ये साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा देर ध्यान देना। मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखो एक्चुअल में क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा सोडियम और क्लोराइड का तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इनके सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लेकर के उस आयन से उसका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाए, केमिकल बॉन्डिंग बनाया जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये दिया था पॉसलर लुईस ने। इन्होंने क्या कहा था, आप सिर्फ आयंस में उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं ये कहूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे से सोडियम को बोला जाए तो सोडियम को मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि उसका होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे के सारे मेरे को 281 दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 इसलिए करा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में सोडियम का बोलूं तो सिर्फ। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के 12 होते हैं, और जब वो अपना आयन बनाता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मैं बोलूं तो 2a2। तो मैं जब भी मैग्नीशियम को बनाऊंगा यहाँ पर सिर्फ 2 डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये लुईस एंड पॉसलर ने इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंगली हम बना रहे हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम का बात करूं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 283 आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे 1 2 3 आपकी मर्जी है, उसके चारों तरफ कहीं भी डॉट आप बना सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मैं यहाँ बताऊंगा NaCl का तो मैं यहाँ भी वही करूंगा। सोडियम और क्लोराइड के मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लूंगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल। तो चलिए अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम ये रहा और क्लोरीन ये रहा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका ये, इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, 287। देखो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट में, तो मैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये होगी आपके पास सोडियम का, ये होगी आपके पास क्लोरीन का। और जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये अपना 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, जब ये लूज कर देगा तब सोडियम के पास पॉजिटिव का बन जाएगा, उसने लूज करा, और क्लोरीन के पास नेगेटिव का, इसके इलेक्ट्रॉन टोटल 8। ये देखो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव, ये तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें थे 2 8 1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपने दिखाना है, इसके कितने थे 2 8 7। और जब ये NaCl बन गया तो इसके पास हुए 2 8 और इसके पास हुए 2 8 8। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बना देंगे, NaCl। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक। आई होप आपको उसके फॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आई होगी किस तरीके से चला है। ये दोनों के ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं, ये नियॉन की तरफ चला गया, आर्गन की तरफ। ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 100% सीबीएसई क्वेश्चंस कई बार अल्टरनेट ईयर्स को देती है।
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आयनिक बॉन्ड ये हो गया, दोनों ऑक्टेट की तरफ चलेगा, बीच में बनने वाला बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा क्या देता है, आयंस देता है, एक प्लस का और एक माइनस का, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने आगे एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का बताया, अब मैं आपको एक पोटेशियम क्लोराइड का बता देता हूँ, ठीक है। पोटेशियम जो होते हैं 2 8 और ये 1, ठीक है, 19 हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन को होते हैं 2 8 7, ठीक है। जब ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ आउटर मोस्ट का, इसमें बना हुआ 7 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। और ये बना देगा क्लोराइड, ट्रुप पे आ जाएगा। जब इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन का, गेन करेगा पोटेशियम से, तो ये अपने ऊपर दे देगा प्लस का, और इसके पास हो जाएंगे 2 8 8, ये आगे की तरफ आ गया। और ये जो है क्लोरीन, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपने ऊपर दे देगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा 2 8, समझ आया। और इसी को मैं बात कर सकता हूं KCl, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपना टॉपिक चेंज करते हैं कोवलेंट की तरफ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड यहाँ पे ले रहा हूं मैग्नीशियम, और यहाँ पे ले लूंगा मैं क्लोराइड। ध्यान देना, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है Cl2, तो मैं क्लोरीन के 2 बना दिए, दोनों पे 7 7, आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम के होते हैं 12 2 8 2। मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुईस एंड क्वार्टर आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहाँ पर वैलेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे यूज कर देगा, ये एक इसे दे देगा, ठीक है। अब इस तरीके से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस का, और ये हो जाएगा 2 8। इज इट क्लियर? क्लोरीन के इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव। फिर यहाँ पे थोड़ा सा 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव, दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव। अब इसी को फिर मैं अगले स्टेप में बना सकता हूं मैग्नीशियम, या फिर मैं क्लोरीन को और लिख सकता था Cl, और दोनों के ऊपर 2Cl हो गए, 2Cl है, और इनके ऊपर 2 नेगेटिव, तो मतलब इसके ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव। अब दोनों मिलकर के बना देंगे MgCl2। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड तो अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए क्लास बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तो अच्छे से क्लियर हो गया, आपको सब समझ में भी आया होगा, कोई भी क्वेरीज होगी मैं बाद में क्लियर कर दूंगा उसको। अब बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आयनिक बॉन्ड होता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के ऑक्टेट पूरा कर रहे हो। यहाँ पर वो शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करनी है और अपने आप को ऑक्टेट भी लेकर के जाना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने वहां बताया था कि वो जो बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमेशा याद रखना है, ये बनता है नॉन मेटल के बीच। नॉन मेटल, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में ही जो बॉन्ड बनेगा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड इन्हीं के बीच में बनेगा। एक चीज और ध्यान देनी है, ये सेम भी हो सकते हैं दोनों नॉन मेटल, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल देकर के समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले उसको क्लियर कर देता हूं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, फिर आ गया ये जो टाइप है, इसके 3 टाइप आपको कोवेलेंट बॉन्ड के देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड इसमें 2 बॉन्ड बन जाएंगे, इसमें 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अगली चीज और 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन उनको आपस में चिपका दिए तो एक बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझो, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो तो 1 एक ही, और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो 2 बोल दो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? सिंगल डबल ट्रिपल बस बची कुछ ये बात एग्जाम्पल में समझते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, नॉन मेटल से बनेगा कोवेलेंट सेम वाले में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन आपके पास कुछ इस तरीके से होता है H। अब अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन को यहाँ पर बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जैसे फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड था, तो ये आगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से आता है क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जरूर बोलेगा वो आपको, तभी तो आपने बोले नहीं मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, जैसे वहां पर आयनिक कंपाउंड। इसमें होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो, और इसमें भी होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही तो होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ को दिखा। अब होगा क्या, जब ये आपस में जुड़ेंगे, जिस केमिकल बॉन्ड जो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, धीरे धीरे करके आपस में क्या आएंगे, पास आएंगे। पास आने के बाद ये कुछ इस तरीके से सेंटर में अपने मॉलिक्यूल, अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ जाएंगे। मतलब 2 इसने भी शेयर कर दिए और 2 इसने भी, मतलब एक इससे शेयर करके इससे। अगर मैं इस वाला हाइड्रोजन को देखूं तो इस पे भी 2 हो गए, और इस वाला हाइड्रोजन को देखूं तो इस पे भी 2। तो नियरेस्ट नोबल ऐसे करके, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? ये कौन से टाइप का है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्लोरीन को करके अगर मैं दिखाऊं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आप क्लोरीन के बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बनाना है टोटल, ये इसमें होते हैं 2 8 7, इसमें भी कितने होते हैं 2 8 7 17 होते हैं टोटल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब जो यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा, ये दोनों के दोनों क्लोरीन पहले दूर दूर है, आपस में पास आकर के जिस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ेंगे उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों पास आ जाएंगे, देखो किस तरीके से 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, एक इसका 7 इसका 7 है, दोनों ने म्यूचुअली शेयरिंग करी है। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गए 8, आप काउंट करो, इधर से देखूंगा इसको तो ये भी हो गए 8। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 8 8 ये भी हो गया, 2 8 8 ये भी हो गया। इस तरीके से जो क्लोरीन Cl2 बना है, क्लोरीन नॉन मेटल के एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसको मैं बोल सकता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल ऐसे लिए हैं जिनमें की क्या है, एक ही एटम मैं यहाँ पे बना रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, डिफरेंट हो सकते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं HCl का, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आप ध्यान देना क्वेश्चन किस तरीके से आता है। हाइड्रोजन का जब मैं बनाऊंगा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही डॉट। क्लोरीन का जब मैं बनाऊंगा इसमें होते हैं 17 बाहर वाले बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपस में इसकी जब ये दोनों दूसरे के पास आएंगे तो इस तरीके से बना देंगे। आप देखो इसने 2 बना दिए, इसने 8 बना दिए, इसका मतलब हाइड्रोजन की 2, इसकी 2 8। इज इट क्लियर? इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो बना है HCl, मतलब H सिंगल बॉन्ड Cl। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ HCl, सिंगल बॉन्ड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल भी है इसमें ऑक्सीजन के, क्या आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड, उसको भी समझ लेते हैं। मैं डबल बॉन्ड के एक एग्जांपल देते हैं, डबल और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ले रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब कि O2 भी तो ऑक्सीजन एटम बोलते तो सिंगल वो आता है। इसकी फॉर्मेशन क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं 2 O बना लेता हूं यहाँ पर। 2 O में आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 2 8 6। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा 2 6 8 होता है ना ऑक्सीजन, 2 6, इसमें भी कितना है 2 6। दिखाने मुझे सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर की, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब होगा क्या, इनके बीच में म्यूचुअली शेयरिंग होगी, दोनों 8 8 की तरफ जाएंगे, तो ये जब दोनों के दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, 1 2 3 4, अब यहाँ पर था 5 6, अब इसके दो आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए अपने आप को 8 बना दिए, इसने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए अपने आप को 8 बना दिए। ये क्या हो गया 2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 8। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे। आपने क्या देखा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, या मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मतलब ये
और ये इसका मतलब मैं इसको क्या लिखता हूँ, O डबल बॉन्ड O, और इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन चाहो अच्छे से दिखाना तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इनको बोलते हैं लोन पेयर, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तुमने बॉन्ड बना दिए 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन का, तो ये आ गया 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बने? जब 4 इलेक्ट्रॉन ने आपस में जुड़ करके डबल बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल और लेकर के दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आपको C2H4 का बना देते हैं, कई बार एग्जांपल ये लिख दिया है C2H4। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसके नॉमेनक्लेचर आपके अगले चैप्टर में आएगा, वहां पे भी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको यहीं से क्लियर करा दूं, वहां पे अलग से स्पेशल आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ तो होगा क्या, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 कार्बन बना दिया हमने। कार्बन का आपको पता है कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि मेरे को 2 और 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। देखो 4 किस तरीके से लेना है, 1 2 3 4, इसके भी 4 लेना, 1 2 3 4, क्योंकि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हर हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ये वाला है ये देखो इस तरीके से बॉन्ड बना देगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बना देगा, ये इस तरीके से बॉन्ड, ये इस तरीके से बॉन्ड, और जो इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे को लेकर, कहने का मतलब है ये मैं इसको डायरेक्ट ये करूँ, जिसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो ये होगी C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल H, सिंगल H, ये सारे के सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड, बीच में डबल आया समझ में। यहां से हमने क्लियर करा अपना C2H4 का। अगर आप देखोगे तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इस तरीके से, इसमें 2 हो गए, इसके 8 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच के कार्बन 8 हाइड्रोजन के 1 2 1 2 2 की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड और सी के साथ एक वीडियो फिनिश करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, नाइट्रोजन का ले लेता हूं, है ना, साफ करना पड़ेगा। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं नाइट्रोजन को ले रहा हूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2, N में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 2 5 मतलब कि 7 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने में 1 2 3 4 5, इसमें दूसरे वाले नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 नहीं है इलेक्ट्रॉन। जब ये आपस में दूसरे के पास आएंगे तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी यहाँ पे, तो किस तरीके से बन जाए 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पीछे आ गए। अब ये अगर मैं काउंट करूं, इस पूरे को घुमा लो आप 6 2 8, इधर देखो इनके 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे 6 2 8, तो कुल मिलाकर के अपने आप 5 लेंगे 2 8 2 8। कितने बॉन्ड बने इनके बीच में, 1 2 3 3, तो मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ये है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के बीच में हो रहा है इस तरीके से हमारा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे मैं अच्छे से डिटेल से हमने इसको क्लियर कर दिया। लास्ट टॉपिक इसका डिफरेंस, और इसके साथ ही इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इनके पहले डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब कि अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूं। प्रॉपर्टीज में एक तरफ में लिख रहा हूं आयोनिक बॉन्ड, दूसरी तरफ लिख रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको बोलता रहता हूं, आप लोग चलिए लिख ही लेते हैं। तो मैं सिर्फ आपको वर्ड ही समझाने की सोच रहा था कि काफी लंबी होगी हमारी, कोई टॉपिक एक क्लियर हो गया है ना। तो चलिए प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये बनता है आपका नॉन मेटल एंड मेटल के बीच, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपका बनता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसी के बीच। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये किसमें होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, जो भी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा
सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ये मेनली लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और गैसेस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करो तो Cl2 गैसेस फॉर्म में है, बी आपका ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है इस तरीके से, और जैसे कि मीथेन CH4 वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आपको लिक्विड और गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। थर्ड ये होता है हाई, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये ऊपर जो एरो में दे रहा हूं वो है हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसको बहुत ज्यादा हाई है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, MP एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का तो ये क्या है। अगर मैं इसको गलाने लगूं, मेल्ट करने लगूं, चम्मच में अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूं और उसको हीट के ऊपर रखूं, फ्लेम के ऊपर, तो बहुत टाइम लगेगा पिघलने में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। वहीं अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो बहुत जल्दी इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। इनके पीछे कारण क्या है, अच्छा उसको भी पॉइंट लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के बीच जो बॉन्ड में जो फॉर्मेशन हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वीक, बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स मतलब आसानी से टूट सकता है, बहुत लेस एनर्जी चाहिए आपको इसको तोड़ने के लिए, इसको बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। ये सब पॉइंट निकल गए, बहुत जल्दी बॉन्ड टूटा, गैस में चला गया लिक्विड में। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। तो समझ में आया ना, ये टॉपिक इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और अगर मैं अगले देखूं तो ये यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। अगर एक इससे पहले मैं बता दूं ये क्या है, गुड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एट मॉल्टन लिखा है, एट मॉल्टन गुड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जबकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं क्या कहा, मैंने इलेक्ट्रोलाइट बताया लेकिन इसमें मॉल्टन लिख दिया। एक चीज समझो, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को एज इट इज सॉलिड फॉर्म में ही बिना पानी मिलाए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराऊं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इनको उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्वस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब मॉल्टन फॉर्म में, तब जाकर कोई पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाता है और सर्कुलेट करता है सर्किट में, पॉजिटिव नेगेटिव सर्कुलेट करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं एट मॉल्टन स्टेट ये क्या है, गुड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, आयनिक बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, काम आ सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहां आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है जो मुझे सर्किट में घूमने के लिए चाहिए कि पॉजिटिव इधर जा रहा है नेगेटिव इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसी के साथ दूसरी चीज ये भी बोल सकता हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, बहुत अच्छे से आप वाटर में घुल जाते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर हो गया आपका, हायर क्लास में पढ़ोगे, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया CH2, इनमें घोलोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि इसका उल्टा है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वाटर में तो नहीं मिलता क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में CH2 और जो मैंने आपको बताया कार्बन डाइसल्फाइड और ईथर इसमें घुल जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग हमने अच्छे से क्लियर कर दिया क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो कोई भी चीज शायद ही आपको कुछ नहीं छूटा है। 11th का हम 75% यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसके बाद 2-4 बॉन्डिंग और है, मेटालिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं विकास सर, आई होप आपको